हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपके सिलेबस का जो 4th चैप्टर है उसका नाम शारीरिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स है। तो आज के इस लेक्चर के साथ हम इसी चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर का नाम है शारीरिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स। आज के इस लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या सीखना है, मींस हमारे सिलेबस में क्या क्या है। उसके बाद मैं फर्स्ट टॉपिक को लेकर के आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा और उसको मैं पढ़ाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर है, जो आज मैं आपको ये प्रोवाइड करा रहा हूं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि क्लास कई दिनों बाद स्टार्ट हो रही है, तो एक बार आप सभी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमें कितने लेक्चर लेने पड़ेंगे, जिससे हमारा ये चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाए। देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इसका जो टॉपिक होगा हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए कितना लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, वो मैं सिखाऊंगा। लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? स्किप मत करिएगा, ध्यान से समझिए। फर्स्ट लेक्चर है, अगर आपने इसको स्किप कर दिया, इसको मिस कर दिया, तो आगे कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ सीखेंगे बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बेसिक ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है? बेसिक्स का मतलब सिंपल डेफिनेशन, शारीरिक क्या होता है, कैसे होता है, आप सिंपल समझ सकते हैं। शारीरिक क्या होता है ये हम लोग इसमें जानेंगे। शारीरिक, इसकी परिभाषा, इसका नोटेशन, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सीखेंगे। फिर सेकेंड टॉपिक जो आएगा डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा होगा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जिसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स शारीरिक का मान। ध्यान समझ से चलना, शारीरिक का मान, ठीक है? शारीरिक की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, ये हम लोग सीखेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ध्यान समझते चलना, ठीक है? जिसको हम बोलेंगे शारीरिक के गुण। शारीरिक के गुण बोल सकते हैं, या इसको आप लोग गुण धर्म बोल सकते हैं, ठीक है? ये पढ़ेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फोर्थ टॉपिक आप लोगों को सिखाया जाएगा वो फोर्थ टॉपिक होगा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर मेथड, ठीक? जिसको हम बोलेंगे क्रेमर विधि से रैखिक समीकरण का हल। ध्यान समझिए, अभी आपको कुछ और लग रहा होगा, बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूं, दिन आपको अच्छे समझ में आएगा। हम आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर में, ज़्यादा कुछ नहीं है। बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स आपको पढ़ना है, मीन्स डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसका नोटेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम लोग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, उसका एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग आएंगे डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पर। डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग आएंगे डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर मेथड पे, और क्रेमर मेथड क्या होता है इसको हम लोग सीखेंगे। इस मेथड से हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ये डिस्कस करेंगे। इतने सारे टॉपिक्स, यही टोटल टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं, इसलिए मैं आपको सब कुछ पहले से बता दे रहा हूं। अब आप ध्यान दीजिए कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक है ये आज के लेक्चर में कवर हो जाएगा, मीन्स ये डियर स्टूडेंट्स आपका लेक्चर फर्स्ट होगा। ये लेक्चर फर्स्ट होगा। ये आप जो देख रहे हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, ये आपका लेक्चर सेकेंड होगा। ध्यान समझना, ये लेक्चर सेकेंड होगा। 2 लेक्चर हो गया।
इसके बाद फिर हम आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है डियर स्टूडेंट्स, इस पर 2 लेक्चर होगा, एक लेक्चर 3 होगा और प्लस लेक्चर 4, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। एक लेक्चर में मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की सारी प्रॉपर्टीज को बताऊंगा, उसके बाद फिर उस पर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करा करके नेक्स्ट लेक्चर में और सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तब जाकर के ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा 5th लेक्चर होगा, लेक्चर 5 जो हमारा होगा, लेक्चर 5 हमारा जो होगा, उसमें ये हम लोग सीखेंगे सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रेमर मेथड, और इस तरीके से हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या समझाया हमने आपको बता दिया डियर स्टूडेंट्स कि आपका ये जो चैप्टर सारणिक अथवा डिटर्मिनेंट्स है, इसमें कितने टॉपिक्स हैं और इन सारे टॉपिक्स को कवर करने में हम कितने लेक्चर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको टोटल कितने 5 लेक्चर्स मिलेंगे। टोटल लेक्चर्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें टोटल यहाँ पर 5 लेक्चर्स मिलने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट लेक्चर आज मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये इसका टॉपिक है। ये हमेशा चैप्टर स्टार्ट होने से पहले मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि इन सब चीज़ों को डिस्कस कर दूँ। देखो होता क्या है डियर स्टूडेंट्स ना, जब हमें चैप्टर के बारे में पता होता है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इसमें है क्या, आपका ज़्यादातर क्वेश्चन वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगा, प्रॉपर्टी पे आएगा, क्रेमर, यही 3 टाइप्स, ये 3 चीजें इसकी जान है। यही तीनों चीजें अगर आपको समझ में आ गई, जान लीजिए आपको चैप्टर समझ में आ गया। पहले से मैं आपको बता दे रहा हूं, जिस दिन भी आपको थंबनेल पर ये सारे टॉपिक दिखेंगे वो आप लोग उसको स्किप मत करिएगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से हम आप आज के इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट। मींस हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि सारणिक होता क्या है, इसको लिखा कैसे जाता है, इसका नोटेशन कैसे होता है और इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं। देन हम उस पर धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट अर्थात सारणिक को समझने के लिए थोड़ा सा हमें आव्यूह के बारे में पहले जानना पड़ेगा। जब हम आव्यूह के बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो हमें सारणिक को पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आव्यूह, ध्यान समझ चलना, आव्यूह जिसको इंग्लिश में डियर स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस जो हमारे स्टूडेंट्स क्लास 12 पास आउट होंगे वो लोग इसको पढ़े होंगे। तो आइए समझते हैं कि आव्यूह अर्थात मैट्रिसेस होते क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह जो होता है उसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि कुछ वस्तुओं को पंक्तियों और स्तंभों के रूप में व्यवस्थित करने पर जो हमें व्यवस्था प्राप्त होती है उसी को हम लोग आव्यूह कहते हैं। इसकी परिभाषा लोग ऐसे भी बताते हैं डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं m गुणे n वस्तुओं को, m गुणे n क्या है, वस्तुएं हैं, मीन्स इतने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। ध्यान दो, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को यम पंक्ति, यम पंक्ति जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रो, ठीक, और n स्तंभ, ठीक, स्तंभ जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, कॉलम बोलते हैं। में व्यवस्थित करने पर जो हमें व्यवस्था प्राप्त होती है उसी को हम आव्यूह, उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूं, देखिए मैट्रिक्स को जो है डियर स्टूडेंट्स हमेशा कैपिटल ब्रैकेट से ऐसे डिनोट किया जाता है। अब मान लो हमारे पास कुछ नंबर है 1 2 3 4 5 6, अब इसको कुछ ऐसे कैपिटल ए या कैपिटल बी कोई भी नाम दे दो। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, इसी को हम आव्यूह कहते हैं। अब ये जो क्षैतिज आपको दिख रहा है ये सब, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, पंक्ति कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रो। अब ये जो पहली पंक्ति है इसको R1, दूसरी पंक्ति को R2, तीसरी को R3, मीन्स रो 1 रो 2 रो 3 से डिनोट करते हैं। ऐसे ही ये जो ऊर्ध्वाधर दिख रहा है, इस ऊर्ध्वाधर वाले को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। क्या कहेंगे, स्तंभ, जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कॉलम कहते हैं। और फर्स्ट कॉलम को C1 से, सेकेंड कॉलम को C2 से एंड सो ऑन उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आव्यूह क्या होता है। कुछ वस्तुओं को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को रो और कॉलम के फॉर्म में, पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने पर जो व्यवस्था हमें प्राप्त होती है उसी को हम आव्यूह कहते हैं। आव्यूह को कैपिटल ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिखा जाता है, पहली पंक्ति को ऐसे सब कुछ डिनोट किया था, समझ गए। अब इसमें एक बात आती है डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह की कोटि, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। किसी आव्यूह की कोटि क्या होती है, तो कोटि का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स पंक्ति गुणे स्तंभ। क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ।
किसी भी आव्यूह में पंक्ति गुणे स्तंभ को ऐसे लिख दिया जाए तो उसी को कोटि कहते हैं। जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे A इक्वल टू मैं कोई मैट्रिक्स लिखता हूं ABCD, ठीक। अब देखो इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है कि नहीं, ये देखो क्षैतिज 2 है, ऊर्ध्वाधर 2 है। तो अगर हम इस आव्यूह की आपसे कोटि पूछते हैं, कोटि मीन्स इसका हम ऑर्डर पूछते हैं, तो इसका ऑर्डर 2 होगा और 2 गुणे क्या होगा, 2 का होगा। समझ में आ रहा है? पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या, वही जो होती है वो आव्यूह की क्या कहलाती है, क्रम कहलाती है। उसी को उसका हम लोग ऑर्डर कहते हैं। वैसे कोटि ना लिखिए आप लोग, इसको क्रम लिखे नहीं तो आगे चल के आप कंफ्यूज होंगे। क्रम जिसको ऑर्डर, क्योंकि आगे चल के रैंक पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा, तो क्रम समझो आप लोग। तो क्रम कोटि ना लिख करके क्या लिखो, इसको क्रम लिखो। मतलब ये जो आव्यूह है ये 2 गुणे 2 ऑर्डर का या 2 गुणे 2 क्रम का हमारा क्या है, आव्यूह है। कोई और एग्जांपल लेता हूं, देखो ध्यान से समझते चल रही है, स्किप मत करिएगा, ठीक है। देखो B इक्वल टू जैसे हमने लिख दिया XYZ PQR, ठीक, फिर लिख दिया STU, ये लिख दिया हमने। कितनी पंक्ति है, 1 2 3 1 2 3, मतलब ये 3 गुणे 3 का है। समझ रहे? तो ये इसका अगर हमसे ऑर्डर पूछा जाएगा तो ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 3 जो होगा ये इसका डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ये होता है मैट्रिक्स। क्लियर हो गई बातें, समझ आया होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को समझ में जरूर से जरूर आया होगा। अब थोड़ा सा समझते चलिएगा, आगे धीरे धीरे समझते चलिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि आव्यूह क्या होता है, मैट्रिक्स हम लोग किसे कहते हैं, किस तरीके से उसको लिखा जाता है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब सुनो कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन, कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन समझिए आप लोग। क्या है ये स्टैंडर्ड नोटेशन, समझो ध्यान से समझो। देखो जैसे A इक्वल टू हमने कोई एक मैट्रिक्स लिख लिया 5 4 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना, 15 और 16, ये मैट्रिक्स है। कितनी पंक्ति है, 1 2 3 कॉलम कितने हैं, 4, तो 3 क्रॉस 4। इसकी अगर हम पूछें इसका ऑर्डर क्या है ना, इसका ऑर्डर का मतलब इस आव्यूह का क्रम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, 3 गुणे 4। ये 3 किसको दिखाता है, पंक्ति को दिखाता है, मीन्स डियर स्टूडेंट्स किसको दिखाता है, रो को, और ये किसको दिखाता है, स्तंभ को। इसका मतलब ये जो है कॉलम को रिप्रेजेंट कर। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब डियर स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स जो कैपिटल A लिखा गया, ये हमारा कैपिटल A इस मैट्रिक्स को डिनोट करता है। ये कैपिटल A किसको डिनोट करता है, मैट्रिक्स को डिनोट करता है। और इसके अंदर जो लिखे हुए हैं ये सब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो 5 दिख रहा है ये क्या है, एलिमेंट है। ये एलिमेंट है किसका, A का। ऐसे हमारे पास जो 12 है वो भी क्या है, एलिमेंट है किसका भैया, A का एलिमेंट है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो जो हमारा मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम स्मॉल aij से डिनोट करते हैं। आई का मतलब क्या है, जहां आई जो है, आई वो डियर स्टूडेंट्स रो को दिखाएगा और जे जो है वो हमेशा कॉलम को दिखाएगा। इसका मतलब समझो ध्यान से। जैसे हम कहें ये कौन सा एलिमेंट है, तो आप देखो किस रो में है, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में है, तो इसको A22 कहा जाएगा। A22 की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। ऐसे आपसे कोई पूछेगा A32 क्या होगा, तो थर्ड रो में जाओगे, थर्ड रो में सेकेंड कॉलम में, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, मतलब किसकी बात हो रही है, 10 की बात हो, यहाँ पे 10 हो जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछेगा A31, तो 3 और 1 मतलब 7 हो गया। जैसे आपसे पूछेगा A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड, तो ये हो गया आपका 11। समझ में आ गई बातें आप लोगों को? ये होता है कुछ नोटेशन जो आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। आव्यूह क्या होता है, आव्यूह को कैसे लिखा जाता है, आव्यूह के अंदर जो अवयव होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, आव्यूह का क्रम क्या होता है, इतना बेसिक नॉलेज आप लोगों को पहले पता होना चाहिए था, तभी आप लोगों को सारिक में अच्छे से समझा पाता। इसलिए मैंने ये सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की। बाकी आव्यूह बड़ा टॉपिक है, आगे चल के जब आपके सिलेबस में आएगा थर्ड सेमेस्टर में, तो वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी इतनी बातें आई होप आपको समझ में आई होंगी कि आव्यूह क्या होता है। अब ध्यान समझो, आव्यूह जब आप लोग समझ लिए, थोड़ा सा डियर स्टूडेंट समझ लीजिए आव्यूह के प्रकार। धीरे धीरे मैं आपको समझाता हूं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप लोग। आव्यूह के प्रकार थोड़ा सा रखिए। टॉपिक क्या है डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार, इसको बोलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस।
देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मैट्रिक्स के टाइप के, तो मैट्रिक्स तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन हम अपने काम की चीज़ यहाँ पर सीखेंगे। आव्यूह जो होता है, मैट्रिक्स जो होता है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उसकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या। तो जो पंक्ति और स्तंभ की संख्या होती है, उसके आधार पर जो हमारा आव्यूह होता है उसको कई कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, और उसमें से एक ही आव्यूह ऐसा होता है जिसको हम लोग वर्ग आव्यूह कहते हैं, उसी से हमेशा हमारा सारणिक बनता है। इसलिए मैं आपको आव्यूह के बारे में थोड़ा सा सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला आव्यूह जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज आव्यूह। आव्यूह बहुत है, लेकिन काम की बात बताएंगे आपको बस। क्षैतिज आव्यूह, ठीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ठीक। ऐसा मैट्रिक्स जो देखने में क्षैतिज लगे, देखो कैसे, 1 = 2 4 5 7 9 11, देखो तो क्षैतिज दिख रहा है कि नहीं, 2 × 3 कोटि का है। यहां आप ध्यान रखोगे पंक्ति की जो संख्या होगी, पंक्तियों की संख्या वो हमेशा लेस देन होगी स्तंभों की संख्या के, स्तंभों की संख्या के। ध्यान दीजिए सभी लोग डियर स्टूडेंट। ऐसा आव्यूह, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से सदैव कम होगी, वह आव्यूह हमेशा क्षैतिज दिखेगा, और इस तरह के आव्यूह को हमेशा क्षैतिज आव्यूह, इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के नाम से हमेशा जाना जाएगा, ठीक है। और भी कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे b = आप लिख लीजिए 1, जैसे यहाँ लिख दिए हम, मान लीजिए 1 2 3 4 5 7 9। अब तो ये और क्षैतिज दिखेगा, ये 2 × 4 ऑर्डर का हो गया ना। तो देखो ध्यान से, ये कैसा है, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, मींस कौन सा आव्यूह है, क्षैतिज आव्यूह है। क्लियर हुई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो सेकेंड मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इस ऊर्ध्वाधर आव्यूह को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स? जो वर्टिकल दिखे, जैसे A = हम ऐसे लिख दें 5 2 7 9 11 2। अब देखो ये 3 × 2 कोटि का है, इसमें जो पंक्ति की संख्या होगी, ध्यान रखना, इसमें पंक्ति की संख्या जो होगी वो स्तंभ की संख्या से हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होगी वो क्षैतिज आव्यूह होगा, जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज़्यादा होगी वो कैसा आव्यूह होगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। इनका कोई यूज़ अभी हम लोग यहाँ पर करने वाले नहीं हैं। तो सर क्यों बता रहे थे, समझाता हूँ। अगला आव्यूह है डियर स्टूडेंट जो, उसको हम बोलते हैं वर्ग आव्यूह। क्या बोलेंगे? वर्ग आव्यूह, ठीक। वर्ग आव्यूह जिसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। आराम समझिएगा, क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये वर्ग आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या, ध्यान रखना, इस प्रकार के आव्यूह में पंक्तियों की संख्या बराबर होती है स्तंभों की संख्या के। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो, ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल देखिए आप लोग, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे A = हमने लिखा 5 7 9 और 11। तो ये 2 × 2 ऑर्डर का है, इस क्रम का है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे हमने B = लिख लिया, सपोज करिए 1 9 11 2 5 1 1 1 1। ये 3 × 3 ऑर्डर का है। ये भी कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा कि आव्यूह क्या होता है, क्षैतिज आव्यूह क्या है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या है, वर्ग आव्यूह क्या है। तो हम अभी तक जितनी भी चीज़ें डिस्कस किए,
अभी तक जो कुछ भी मैंने आप लोगों को बताया इसमें से आपके सिलेबस में 1 नंबर का भी आने वाला नहीं है। आप कहोगे सर फिर टाइम पर आप खराब कर रहे थे। आप टाइम नहीं खराब कर रहे थे, हमें मुख्य रूप से आपको समझाना था कि वर्ग आव्यूह क्या होता है, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स जो हमारा सारणिक होता है वो वर्ग आव्यूह से ही बनता है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया है, हम लोगों ने ये सीख लिया है कि वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम लोग उसी के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, सारणिक के बारे में सीखेंगे और हम लोग ये जानेंगे कि सारणिक के मान को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स, खूब ध्यान से टॉपिक को समझते चलिएगा। और अगर लास्ट में आप लोगों को लेक्चर पसंद आ जाएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको लेक्चर कितना समझ में आया। कहीं कोई डाउट होगा तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए समझते हैं। तो वर्ग आव्यूह आप लोग समझ गए क्या होगा, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या समान होगी अर्थात बराबर होगी, उसी आव्यूह को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह अर्थात स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से हम लोग जानेंगे। तो जो हमारा सारणिक है डियर स्टूडेंट्स, सारणिक अगर देखा जाए जिसको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, तो डिटर्मिनेंट्स का जो सबसे पहले यूज किया गया था वो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही किया गया था। लेकिन मैं इसको आपको अलग तरीके से इसीलिए सिखा रहा हूं जिससे आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। तो जो सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट होता है वो वर्ग आव्यूह से ही बनता है। देखिए कैसे, जैसे a इक्वल टू हम लिखे 2 4 5 7। अब आपको पता है कि ये हमने क्या लिखा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, एक हमने वर्ग आव्यूह लिखा है। इस आव्यूह का जो क्रम है वो यह है 2 गुणे 2। अब डियर स्टूडेंट्स अगर ये जो कैपिटल ब्रैकेट का साइन है, अगर इस कैपिटल ब्रैकेट के साइन को हटा दिया जाए, ध्यान दो, इसको इस साइन को रिप्लेस कर दिया जाए, ध्यान दो, इसको रिप्लेस कर दिया जाए इस साइन से, मतलब दोनों तरफ खड़ी लाइन खींचे, उसको ब्रैकेट ना क्लोज करें, तो ये जो है डियर स्टूडेंट्स ये हमारा ये स्क्वायर ये इसको दिखाता है किसको, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये साइन जो होगा डियर स्टूडेंट्स ये डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करता है और ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2 4 5 7, तो अभी तक ये क्या था, अभी तक ये क्या था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था। अब ये हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो डियर स्टूडेंट्स किस में बदल गया, डिटर्मिनेंट में बदल गया। किस में बदल गया, डिटर्मिनेंट में बदल गया। अब ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। अब एक बात आप ध्यान रखो, कई सारे बच्चे ये जरूर सोचते हैं कि सर जैसे a इक्वल टू एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड लिखा है फिर पी क्यू आर लिखा है, तो सर ये क्या है हमारा, ये मैट्रिक्स है, ये हमारा मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 2 जो है इसका ऑर्डर है। अब सर चाहें तो इसका हम डिटर्मिनेंट भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, a इक्वल टू ऐसे लिख दें, हम यहाँ लिखें x y और z और यहाँ लिख दें p q और r, ये हमारा हो गया डिटर्मिनेंट। नहीं, ये चीज डियर स्टूडेंट्स रॉन्ग है, इसीलिए मैंने आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स सिखाया, क्योंकि जो हमारी डिटर्मिनेंट होती है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनती है। समझ आ रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनती है। इन अदर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारा डिटर्मिनेंट होता है, जो सारणिक होता है, उसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या सदैव क्या होती है, समान होती है। इसीलिए जब हम लोग डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो कभी हम ये नहीं कहते कि ये 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ये 3 × 3 का डिटर्मिनेंट नहीं, ये 4 × 4 का नहीं, ऐसा हम लोग कहते ही नहीं है। इसको सिंपल सा बोलते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। कैसा है, सेकंड ऑर्डर है। ये क्या है, थर्ड ऑर्डर है, ये फोर्थ ऑर्डर, मतलब सेकंड कह दिए तो क्योंकि हमें ये पता है कि जो हमारा डिटर्मिनेंट है, जो हमारा सारणिक है, उसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या हमेशा समान होती है। तो सेकंड कहने का मतलब उसमें 2 पंक्ति होंगी और 2 क्या होंगे, स्तंभ होंगे। थर्ड ऑर्डर हमने कह दिया तो वहां से यह बात स्पष्ट हो गई कि इसमें 3 स्तंभ होंगे और 3 क्या होंगे, पंक्ति होंगी। फोर्थ ऑर्डर कह दिया गया तो इस तरीके से यह हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि अब देखो डियर स्टूडेंट, सारणिक क्या होता है आप लोग समझ चुके होंगे। कुछ एग्जांपल यहां पर थोड़ा सा मैं और ले लेता हूं। ये लेक्चर आपका एकदम बेसिक सा है। इस लेक्चर को अगर आप लोगों ने कंप्लीट देखा ना तो आगे चल के आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप धीरे धीरे सारी चीजें समझते रहेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे हम इसको बोलते हैं द्वितीय क्रम का सारणिक, क्रम या कोटि भी कह सकते हैं, द्वितीय क्रम का सारणिक। कोई एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है,
जिसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक, अगर हम इसको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोलते हैं तो जानते हो क्या आएगा इसमें से, ए इक्वल टू लेगा, ये कैपिटल ब्रैकेट नहीं लगेगा ना, डिटर्मिनेंट का साइन 2 4 5 9, ये क्या है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है। ऐसे ही अगर हम थर्ड ऑर्डर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखो 2 5 9 1, ये 2 कुछ भी लिख सकते हैं ना, ये हो गया हमारा, ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। और कोई देखो 2 5 1 2 1 1 1 2 7 5 9 1 2 3 8, ये देखो ये क्या है, ये फोर्थ ऑर्डर का है, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, ये थर्ड ऑर्डर का है, ये फोर्थ ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इतनी बात मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे डियर स्टूडेंट समझ चुके होंगे डिटर्मिनेंट क्या होता है। हमेशा डिटर्मिनेंट जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स से ही निकलता है, उसी से डियर स्टूडेंट्स जा करके वो बनता है। क्लियर हो गई इतनी सारी बातें, आई होप आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। अब हमारा जो टॉपिक होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स। लेकिन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स से पहले हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स थोड़ा सा सीखना होता है। किसी भी डिटर्मिनेंट, किसी भी सारणिक का उपसारणिक क्या होता है, इसको हम लोग माइनर्स कहते हैं, और कोफैक्टर्स मतलब सहगुणनखंड या सहखंड क्या होते हैं, ये हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। आइए समझाते हैं आप लोगों को माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं। ध्यान से समझते चलना डियर स्टूडेंट्स। माइनर्स क्या है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ठीक, माइनर्स एंड कोफैक्टर, इसको बोलते हैं उपसारणिक, उपसारणिक तथा सहखंड। ठीक, ये हम लोग इसको बोलते हैं, मतलब समझाते हैं, बहुत आसान है। जैसे ए इक्वल टू कोई डिटर्मिनेंट लिख दिया गया 2 4 5 7 9 11 1 2 3, ये हमने एक डिटर्मिनेंट लिख दिया। तो जो उपसारणिक होगा, जो माइनर्स होगा, उसको ऐसे दिखाया जाएगा, ध्यान देना, यम 1 1 या कह सकते हैं यम आई जे से दिखाते हैं। और जो माइनर्स होता है वो इसके एलिमेंट्स का निकाला जाता है। जैसे अगर हम 2 का माइनर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनर ऑफ 2, तो इसको लिखा जाएगा यम 1 1, और इसका मतलब ये जिस पंक्ति जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दो, तो ये छूटेगा और ये छूटेगा, क्या बचेगा 9 बचेगा, 11 बचेगा, 2 और 3, ये जो है हमारा इस 2 का माइनर हो गया, और इसको हम किससे दिखाएंगे, यम 1 1 से दिखाएंगे। ऐसे ही अगर हम यम 1 2 निकालेंगे तो मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मतलब इसकी बात हो रही है, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में इसको छोड़ दो, क्या बचेगा 4 बचेगा, 5 बचेगा, 2 और 3 बचेगा, ये इसका क्या हो गया माइनर। ऐसे सारे एलिमेंट्स का माइनर निकाला जाता है। जिस एलिमेंट्स के माइनर की बात करेंगे वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दिया जाएगा, जो बचेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइनर्स कहते हैं। जो माइनर है उसको एम आई जे से, ठीक है, माइनर्स को एम आई जे से, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उपसारणिक कहते हैं। इससे डियर स्टूडेंट्स इसको डिनोट किया जाता है। जो सहखंड होते हैं उनको ए आई जे से दिखाया जाता है, और ए आई जे माइनस 1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे के बराबर होता है। इसको जरूर ध्यान रखिए सभी लोग। इसका क्या मतलब होता है, जब हम किसी भी एलिमेंट्स का माइनस लिखते हैं तो हर एक एलिमेंट का यहाँ साइन होता है डियर स्टूडेंट्स, क्रम से चलता है। ऐसे देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे हमेशा क्रम से चलेगा। ठीक है, जैसे ये है तो 1 2 3 1 2 3, ये देखें ना, तो हर का साइन होता है। साइन अगर पता करने का फार्मूला होता है -1 की पावर आई प्लस जे। जैसे यम 1 1 निकाल रहे थे, तो अगर हम a11 निकालना चाहेंगे, सॉरी यहाँ यम 1 2 निकाला, तो अगर a12 निकालोगे मतलब ये क्या था, माइनर था, ये कोफैक्टर, तो इसका रूल हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2, यही लग जाएगा। और यम 1 2 मतलब इसके सामने ही चिन्ह लग जाएगा, तो इसका चिन्ह निगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस लग करके यहाँ आ जाएगा 4 5 2 और 3। इस तरीके से माइनर्स और कोफैक्टर्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो फाइंड किए जाते हैं। आपको हो सकता है कम समझ में आया होगा, एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ। कुल मिलाकर के जो बेसिक था वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, बाकी मैं माइनर्स भी फाइंड करके आपको दिखा देता हूं, कोफैक्टर्स भी। ध्यान रखो, माइनर्स, ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, माइनर्स जिसको हम हिंदी में बोलेंगे उपसारणिक, क्या बोलेंगे, उपसारणिक, और इसे हम डिनोट करेंगे यम आई जे से। और दूसरा है कोफैक्टर्स, क्या है, कोफैक्टर्स जिसको हम बोलेंगे सहखंड, सहखंड इसको हम बोलेंगे, इसको हम ए आई जे से दिखाएंगे। और ये -1 की पावर आई प्लस जे
और MIJ के क्या होगा बराबर। यही हमारा कंक्लूजन है। आइए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करके 2-4 करके दिखा देता हूं, जिससे आपका सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। देखिए जैसे A इक्वल टू हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं 4 5 7 9 1 2 1 2 3, ये हमारे पास एक सारिक लेना है, हमको डिटरमिनेंट लेना है, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब हमें इसके माइनस निकालने हैं, तो माइनस का मतलब M11, तो M11 की बात करेंगे तो ये और ये छूटेगा, क्या बचेगा 1 2 2 और 3, ये मिल गया हमें। ऐसे ही हमें क्या निकालना है M12 का मतलब इसकी बात हो रही है 1 2, तो ये और ये छूटेगा 5 7 2 3 आएगा। ऐसे क्या लिखेंगे 5 7 2 और 3 आएगा। ठीक, फिर इसकी बात करेंगे हम, क्या निकलेगा M13 निकलेगा, तो ये और ये छूटेगा हमारे पास, तो कितना आएगा 5 7 आएगा 1 और 2 आएगा। ऐसे ही फिर किसकी बात करेंगे हम M21 की बात करेंगे। M21 का मतलब ये और ये छूटेगा 9 2 1 3 आएगा, यहाँ लिखेंगे 9 2 1 और 3। ऐसे ही सबका निकल जाएगा M11 M12 M13 M21 M22 M23, फिर M31 M32 M3, सबका निकलता चला जाएगा। ऐसे सबका निकले, कितने माइनस निकलेंगे जितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सारे एलिमेंट्स का माइनस निकलेगा। अब हम क्या निकालेंगे, ये हम लोगों ने क्या फाइंड किया बताइए, यहाँ पर ये जो हमने यहाँ पर फाइंड किया ये माइनस थे। अब यहीं पर हमें क्या फाइंड करना है इसका डियर स्टूडेंट्स, कोफैक्टर्स है ना, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स कैसे निकलेगा, आपको पता है कि AIJ इक्वल होगा -1 की पावर I प्लस J और MIJ के बराबर। तो हमें जब A11 निकालना है तो -1 की पावर 1 + 1 कर देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे M11 लिख देंगे। समझ आ रहा है, तो A11 इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 मतलब -1 की पावर 2, तो ये प्लस हो जाएगा। अब वैल्यू कितनी रख दी जाएगी यहाँ पर 1 2 और 3, बस ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है। ऐसे ही जब आप A12 निकालोगे तो -1 की पावर 1 + 2 और M12 हो जाएगा। अब इसका मतलब माइनस लग जाएगा, और M12 की वैल्यू आप जो लिखे थे 5 7 2 और 3, आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो माइनस क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, आप लोगों को ये भी भली भांति समझ में आ चुका होगा। तो आज के इस लेक्चर में जितने टॉपिक्स मैंने आप लोगों को सिखाने का प्रयास किया था वो आप लोगों को आई होप समझ में आ चुका होगा, और पूरा बेहतरीन तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ध्यान देना सभी लोग, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम होगा सारणी का मान ज्ञात करना, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डियर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी यह जो हमने आज के टॉपिक में आपको आज के इस लेक्चर में जो कुछ भी मैंने सिखाया, इसमें से आप लोगों के सिलेबस में माइनस और कोफैक्टर्स फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसमें से कुछ खास आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैं आपके कमेंट सेक्शन में आप लोगों से कमेंट के माध्यम से ये जानना चाहूंगा कि आज का ये लेक्चर जो था आपको कितना समझ में आया, कहीं कोई डाउट तो नहीं हुआ। और प्लीज डियर स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर करिए, जिससे ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें और आपकी इस क्लास का फायदा उठा सकें। बाकी डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।